हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये वीडियो नागपुरी लोक साहित्य का लेक्चर 8 है। इससे पहले लेक्चर 7 तक कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसमें हम अभी पढ़ रहे हैं नागपुरी लोकगीत। ये नागपुरी लोकगीत का तीसरा लेक्चर होगा और नागपुरी लोक साहित्य का 8वां लेक्चर। इसमें नागपुरी लोक संगीत के बारे में थोड़ा सा बतलाया गया है। ये भुवनेश्वर अनुज जी का बुक का ही है। इसमें लोकगीत में थोड़ा सा लोक संगीत के बारे में भी बताया गया है, जो कि लोक संगीत हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि नागपुरी का सिलेबस में था। हम पहले क्लास कर चुके हैं, तो इसमें हम देखेंगे। इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं जेएसएससी में। तो चलिए देखते हैं नागपुरी लोकगीतों का संगीत पक्ष। लोकगीतों का वास्तविक सौंदर्य उनके संगीत में है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट जो है, हर एक लाइन अपने आप में इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो लोकगीतों का वास्तविक सौंदर्य क्या है? उनके संगीत में है। वास्तव में गीता ही लोकगीत का प्राण है, ऐसा कहा जाता है। इसके आगे है, लोकगीतों में व्याप्त लोक संगीत की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने कहा है, लोकगीतों की आत्मा लोक संगीत है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये प्रश्न जेएसएससी में पूछा गया है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही प्रश्न था, जो कि हमको वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया, क्योंकि ये प्रश्न जेएसएससी में पूछा गया था कि लोकगीतों की आत्मा केकर में निहित रहेला। इस तरह से था, उसमें ऑप्शन था। तो सही आंसर क्या होगा? लोक संगीत होगा। और ये किसने कहा है? ये कथन इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ देगा। तो लोकगीतों की आत्मा लोक संगीत में है, ये कथन है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने। लोक संगीत का इतिहास प्राचीन है। बहुत से विद्वान का मत है कि शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति लोक संगीत से ही हुई है। तो ये पॉइंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बहुत से विद्वानों का क्या मत है कि शास्त्रीय संगीत का उत्पत्ति भी क्या हुआ है? लोक संगीत से ही हुआ है। लय ही गति की आत्मा होती है। तो लय ही किसकी? गीत की आत्मा होती है, गति नहीं, गीत की। तो गीत की आत्मा के कहल जाएगा, प्रश्न पूछ देगा। तो ऑप्शन क्या होगा? लय। इस तरह से प्रश्न बनते हैं और पूछे जाएंगे। आगे देखेंगे, अब तक नागपुरी में जितने लोकगीत प्राप्त हुए हैं उन पर विचार करने पर प्रतीत होता है उनमें छंद की तुलना में राग का अधिक महत्व है। तो नागपुरी लोकगीतों के बारे में ये पॉइंट क्या है कि नागपुरी गीतों में छंद की तुलना में किसका अधिक महत्व है? तो राग का अधिक महत्व है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना होगा। अब हमें नागपुरी लोक धुन को देखना चाहिए। जो इस लोक धुन का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। वही लोक धुन कह रहा है, लोक संगीत को ही, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सिलेबस में है। स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग राग मिलते हैं। कुछ राग रागिनी या विशेषकर नाच के लिए बनाई गई है। तीसरा है, बहुत सारी राग रागनियाँ या किसी विशेष अवसर के लिए बनाई गई है। और बहुत सारी राग रागनियाँ हैं जो केवल विशेष प्रकार की नृत्यों के लिए बनी है। तो उपर्युक्त वर्गीकरण के आधार पर पुरुषों और स्त्रियों के गाने के लिए धुनें निम्न प्रकार से विभक्त की जा सकती है। तो जो लोक संगीत है उसको पुरुषों और स्त्रियों के गाने के आधार पर भी उसका विभाजन किया गया है। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। ये पहले भी हम पढ़ा चुके हैं। पुरुषों के लिए पुरुषों का झूमर है खेमटा, लहसुआ, पावस, ठड़िया, फगुआ, उदासी, गोलबारी, रंग, डेढ़धारा। तो ये सब क्या है? पुरुषों के लोक संगीत है। तो इससे पूछेगा प्रश्न कि जैसे पूछ देगा खेमटा के मना खेके लोक संगीत, तो किसका हो जाएगा? ये पुरुषों का हो जाएगा। इसी तरह लहसुआ पूछेगा या फगुआ पूछेगा, उदासी, गोलबारी, ये सब क्या हो जाएगा? पावस। ये सभी पुरुषों के लोक संगीत है। इसी तरह स्त्रियों का धुन कौन कौन सा है? तो स्त्रियों का झूमर हो गया, डमकच हो गया, झुमटा हो गया, अंगनई हो गया, विवाह हो गया, लोरी गीत या झंझायन गीत कहते हैं। जन्म अवसर पर गाया जाता है ये झंझायन गीत, आप पहले भी पढ़े हैं। समय का बोध कराने वाले राग। समय का बोध कराने वाले राग में क्या क्या है? उदासी और फगुआ। उसके बाद है विशेष भाव का बोध कराने वाले में क्या क्या होगा? झूमर, लहसुआ, लुझरी, ठड़िया। समय का बोध में यहाँ पर उदासी और पावस और फगुआ याद रखिएगा। उदासी गर्मी के ऋतु में, पावस वर्षा के ऋतु में। ये सब प्रश्न पूछता है, बहुत बार करा चुके हैं। समय बोधक में क्या क्या है? समय बोधक राग में है पहिल सांझा, जो कि झींगा फुलिया समय भी कहते हैं। झींगा फूल खिलने का समय होता है। शाम का पहला समय जो होता है उसको पहिल सांझा कहते हैं, उसको झींगा फुलिया समय भी कहते हैं। अधरतिया आधी रात को भिनसरिया, यानी कि जब मुर्गा बोलने का समय होता है उसको भिनसरिया कहते हैं। तथा प्रभाती यानी कि सुबह में। कुछ मुख्य राग रागनी के संबंध में विशेष जानकारी प्रस्तुत है। अब उनके बारे में जो भी लोक संगीत है उसके बारे में एक एक करके बताया गया है। फगुआ,
यह गीत श्री माघ श्री पंचमी से रामनवमी तक गाया जाता है। माघ पंचमी से रामनवमी तक, ये सब प्रश्न पूछता है, JSSC में पूछा गया है। तो फगुआ कब गाया जाता है? तो माघ पंचमी से रामनवमी तक गाया जाता है। इसकी अनेक राग रागनियाँ हैं। फगुआ राग के बीच बीच में दूसरी राग रागनियाँ के गीत भी प्राप्त होते हैं। तो फगुआ गीत के बीच में दूसरी राग रागनियाँ प्राप्त होती हैं, उसको क्या कहते हैं? पचरंगी फगुआ गीत कहते हैं। आगे हम देखेंगे अंगनई। यह ऊंचे स्वर से प्रारंभ होता है। यह पश्चिमी अर्थात छत्तीसगढ़ क्षेत्र की देन है। याद रखिएगा, अंगनई किसकी देन है? पश्चिमी अर्थात छत्तीसगढ़ क्षेत्र की यह देन है। यह गीत गर्मी तथा वर्षा काल में स्त्री और पुरुष मिलकर गाते हैं। अंगनई कब गाया जाता है? तो गर्मी तथा वर्षा काल में। उदासी। उदासी आप जानते हैं गर्मी ऋतु में गाया जाता है। बार बार प्रश्न पूछा जाता है। यह राग वैराग्य प्रधान राग है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे भी प्रश्न बना हुआ है। राग वैराग्य कहीं भी दिखेगा तो ऑप्शन हो जाएगा उदासी गीत या उदासी लोक संगीत। तो उदासी और राग वैराग्य का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखना है आपको। यह भी गर्मियों तथा वर्षा काल में गाया जाता है। ये खासकर गर्मी ऋतु में गाया जाता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है उस समय। गर्मी में जब उदासी फैल जाती है तब इसे गाया जाता है। उसके बाद है पावस। पावस के बारे में भी आप पढ़े हैं। गर्मी के अंत और वर्षा के प्रारंभ में पावस गीत गाए जाते हैं। गर्मी से चारों ओर सूखा ही सूखा नजर आता है। नदियाँ सूख जाती है, ताल और तलैया में पानी नहीं के बराबर रह जाता है, यानी कि तालाब भी लगभग सूख ही जाता है। और वैसी स्थिति में आकाश में बादल छाने लगते हैं तथा पानी रिमझिम तथा फुहार के रूप में धरती को भिगाने लगता है। ऐसे ही समय में पावस गीत गाया जाता है। तो पावस गीत आप समझ गए होंगे, पहले से भी विस्तार में बता दिए हैं कि ये वर्षा ऋतु का गीत है। इसको बहुत से जगहों में गाया जाता है, जैसे कि चरवाहा लोग अगर गए हुए हैं चराने के लिए अपना बैल या अपने जानवरों को, बकरियों को, और वर्षा आ रहा है तो वो कहीं पास बच रहे हैं या कहीं पास छाता लेके बच रहे हैं या कहीं पास पहाड़ का कोई गुफा में बच रहे हैं, तो वैसे जगहों में भी पावस गाया जाता है। और इसका संगीत में कौन साथ देता है? तो बादलों का गर्जन साथ देता है ना, हवाओं का सरसराहट, मेंढकों का टट्टर, ये इसके क्या है? वाद्य यंत्र है पावस के। आगे है डैड़धारा। डैड़धारा आषाढ़ द्वितीया को रथ यात्रा समाप्त हो जाती है और इसके साथ ही डैड़धारा राग के प्रारंभ हो जाते हैं। तो पूछेगा कि डैड़धारा राग गीत कब प्रारंभ होते हैं? तो कब? आषाढ़ द्वितीया को रथ यात्रा जब समाप्त हो जाती है, इसी के साथ डैड़धारा राग प्रारंभ हो जाते हैं। कुछ लोगों का अनुमान है कि यह नागपुरी भाषा क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र का राग है। यह राग झूमर की एक रागिनी है। यह गीत का समय झूमर गीत गाने का समय ही है, यानी कि झूमर गीत गाने के समय में ही यह डैड़धारा गाया जाता है। उसके बाद है झूमर, गोलबारी, खेमटा और रंग। यह राग नृत्य के लिए अधिक महत्व रखते हैं। तो ये जितने भी राग हैं, झूमर, गोलबारी, खेमटा और रंग, ये क्या है? नृत्य के लिए बहुत ही अधिक महत्व रखते हैं। याद रखिएगा, ये नृत्य के लिए अधिक महत्व रखते हैं। इन रागों के गीत पर्व त्योहारों के अवसर पर गाए जाते हैं। तो ये जितने भी गीत हैं ये पर्व त्योहारों के अवसर पर गाए जाते हैं, या तो अश्विन कार्तिक के महीनों में इस गाने का उपयुक्त अवसर माना जाता है। तो आश्विन और कार्तिक के महीने में इस गाने का जो है उपयुक्त अवसर माना जाता है। तो इस तरह से ये सब पॉइंट आपको याद रखना होगा। इसमें रंग, झूमर के अंत में स्वर की एकरसता को समाप्त करने के लिए गीत तेजी से गाया जाता है, इसे रंग कहते हैं। तो रंग क्या है कि झूमर के जो अंत में स्वर की एकरसता है उसको समाप्त करने के लिए गीत को जब तेजी से गाया जाता है तो उसे ही रंग कहते हैं। डमकच, ये भी सिलेबस में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डमकच रागों को स्त्रियों का सबसे सरल और सुंदर राग कहा जाता है। तो डमकच जो नृत्य भी है और लोक संगीत भी है, कहीं भी ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन में तो स्त्रियां ही होगा डमकच। डमकच स्त्रियों का राग है या स्त्रियों का लोक संगीत है या स्त्रियों का लोक नृत्य, कुछ भी आएगा तो ये डमकच जो है स्त्रियों का है, याद रखिएगा। नागपुरी लोकगीत में डमकच बहुत अधिक पाए जाते हैं। क्यों बहुत अधिक पाए जाते हैं? क्योंकि ये विवाह के समय में ये गीत गाए जाते हैं और ये नृत्य किया जाता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा में पाया जाता है। विवाह अथवा अन्य उल्लास के अवसरों पर डमकच के गीत गाए जाते हैं। इस प्रकार डमकच के गीत वर्षा के पश्चात अश्विन माह से आषाढ़ तक गाए जाते हैं। तो क्या होता है? डमकच यानी कि ये तो विवाह का गीत हो जाता है, तो बरसात के बाद क्या होता है? इस गीत विवाह का जब लगन शुरू हो जाता है तो है इस संगीत का क्या हो जाता है? महत्व बढ़ जाता है और ये गीत लोक संगीत उस समय ज़्यादा गाया जाता है। तो कब गाया जाता है? अश्विन माह से आषाढ़ तक गाए जाते हैं।
इसमें एकहरिया तथा दोहरी दोनों ही प्रकार के गीत होते हैं। तो एकहरिया डमकच, दोहरी डमकच और एक झुमटा होता है। 3 तरह के डमकच होते हैं। स्त्रियों का झूमर, यह राग वर्षा के विशेष राग माना जाता है। तो झूमर जो है स्त्रियों का, यह राग जो है झूमर राग वर्षा का विशेष राग माना जाता है। इसकी राग रागिनियाँ अधिक मिलती हैं, किंतु गाते समय सबका रूप एक जैसा ही होता है। इस राग को तीज, कर्मा, जितिया आदि पर्व में गाते हैं। तो ये स्त्रियों का झूमर है और ये ज़्यादातर तीज त्यौहार में, कर्मा त्यौहार में और जितिया त्यौहार में इसको गाया जाता है। स्त्रियों एक साथ जोड़ा बनाकर नृत्य के साथ गाती है। और इसमें क्या करती हैं स्त्रियाँ? एक साथ जोड़ा बनाकर नृत्य करती है और गाती है। विवाह और लोयर, लोयर को लायर गीत भी बोलता है। हम पहले भी बताए हैं लायर विवाह गीत है, बार बार क्वेश्चन भी कराए हैं बहुत सारा। इन गीतों को विवाह के अवसर पर स्त्रियां मिलकर गाती हैं। विवाह के विभिन्न वर्गों के अलग अलग गीत होते हैं तथा धुन भी अलग अलग होते हैं। मुख्य रूप से परछने समय का गीत, लावा भूंजने के समय का गीत, पानी काटने के समय, मिट्टी कोड़ने का या मिट्टी काटने का समय का गीत होता है, यह लोक संगीत होता है। सिंदूरा दान के समय में, हल्दी चढ़ाने, हल्दी उतारने, बेटी को विदा करने के समय, बारातियों को खिलाने के समय, इस तरह से बहुत सारा गीत होता है जो कि विवाह गीत होता है। अलग अलग समय पर यह गीत होता है। लोयर भी विवाह गीत का ही एक अंग है। तो लोयर या लायर भी क्या है? विवाह गीत का ही एक अंग है, जिसे भोजन कराते समय गाया जाता है, याद रखिएगा। आगे है झंझाइन। झंझाइन आप जानते हैं, यह पुत्र जन्म के अवसर पर स्त्रियां गाती है और इस प्रकार के गीतों में मिठास होती है। तो झंझाइन के बारे में झारखंड जीके में भी प्रश्न पूछा गया है बहुत बार। तो यह पुत्र जन्म के अवसर पर गाया जाता है। यह पूछेगा जन्म अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है या कौन सा नृत्य किया जाता है, तो सभी में क्या आंसर हो जाएगा? झंझाइन हो जाएगा। देखिए लोकगीत और लोक नृत्य दोनों बहुत मिला है, सेम नाम भी है, इसलिए कन्फ्यूज नहीं करना है। लोक संगीत और लोक नृत्य लगभग एक ही है, मतलब लोक संगीत है और उसका लोक नृत्य भी है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। जो लोग PDF ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको ये PDF मिल जाएगा। और नावाचंद और गोपीचंद लोक कथा का हिंदी अनुवाद भी हो गया है, उसको भी आज ग्रुप में डाल देंगे। और जो लोग टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, मेरा ऐप है स्टडी प्री क्वेश्चन ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज से जुड़िए। वहाँ आपको बहुत सारा नागपुरी मटेरियल फ्री दिया जा रहा है जो कि लिमिटेड समय के लिए है, उसके बाद उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो जल्दी से ऐप को डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज को खरीदिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और थैंक्स का बटन है नीचे, यूट्यूब ने थैंक्स का बटन भी दिया है, उसको भी वहाँ से भी आप थैंक्स कहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।